गंदे पानी में ये अमीबा है, नाक के अंदर ये पानी इनटेक हो गया और अगर अमीबा वो उस गंदे पानी में होगा, अगर हुआ तो अमीबा ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। वो अमीबा ब्रेन के अंदर पहुंच गए, तेजी से वो फैल जाता है, मौत हो जाता है। तेजी से वो रिप्रोड्यूस करता है और ब्रेन के अंदर फैल करता है और अगर ट्रीटमेंट नहीं चला मौत हो सकता है। तेजी से वो रिप्रोड्यूस करता है और ब्रेन के अंदर फैल करता है और अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो मौत हो जाता है। केरला अभी एक ऐसी बीमारी के चपेट में है जिसके कीड़े सीधा दिमाग को खा रहे हैं। आपको सुनने में ही ये बहुत भयानक लग रहा होगा। कीड़े ऐसे हैं जो दिमाग को खा रहे हैं, ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये सुनने में जितना भयानक है, लेकिन इसकी इसका जो इशू है, ये कितना फैला हुआ है, ये कितना खतरनाक है, ये किसको किसको नुकसान पहुंचाता है, बहुत सारे सवाल हैं जो सब जानना चाहते हैं। आए दिन हम आजकल आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं इस पर, तो ज़्यादा पैनिक ना फैले, इसलिए आज का सेशन हमने देश के बहुत बड़े डॉक्टर के साथ रखा है। डॉक्टर राजीव हमारे साथ मौजूद है वन इंडिया पर बात करने के लिए। डॉक्टर राजीव, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे इन द कॉल एंड इन वेरी शॉर्ट नोटिस। थैंक यू। यस, सो बेसिकली फॉर द ऑडियंस, डॉक्टर राजीव जो हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान भी इन्होंने रिसर्च टीम में केरला के काम किया था। डॉक्टर केरला से हैं और इस जो अभी इशू चल रहा है ये अभी केरला में ही वाइड स्प्रेड है, केरला में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। तो इसलिए हमने डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया, ही इज़ फ्रॉम केरला, तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से इसके बारे में समझा सकते हैं। सो डॉक्टर, आई होप यू गॉट that today's conversation is about that brain eating amoeba disease. Yes, thank you. Yes, so doctor, basically our audience is North Indian, so we'll be having this conversation in Hindi. I know you are from Kerala and you have agreed to talk to us in Hindi, jitna aapse ho payega. So thank you so much for that as well. So doctor, brain eating amoeba सुनने में ही बहुत अजीब है, exactly ये क्या है? ये बीमारी का नाम है एमीबिक मेनिंगो एनकेफ्लाइटिस। वो लंबा सा नाम है जी, लेकिन एमीबिक मेनिंगो एनकेफ्लाइटिस को ब्रेन ईटिंग अमीबा कहलाता है। और ये बहुत रेयर बीमारी है और कोई नई बीमारी नहीं है। ये वर्ल्ड लिटरेचर में और इंडिया के बाकी स्टेट्स में भी इसका बहुत सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। और हमारे देश में ये वेस्ट बंगाल से 1971 में पहला रिपोर्ट आया था। वहाँ 22 बेबीज में इनमें ब्रेन इन्फेक्शन का रिसर्च चल रहा था और उनमें से 2 बेबीज में ये एमीबा का डायग्नोसिस हो गया और दोनों बच गए। तो ये बहुत पुरानी तरीके से बीमारी है, लेकिन अभी केरल में पिछले 2-3 साल से डायग्नोसिस प्रोटोकॉल में कुछ फर्क पड़ा हुआ है। जैसे ब्रेन इन्फेक्शन, तो तरह तरह के ब्रेन इन्फेक्शन होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, पैरासाइट, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, 100 से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ब्रेन इन्फेक्शन हो जाता है, जिनमें से मेजॉरिटी होते हैं वायरस और बैक्टीरिया। लेकिन ब्रेन इन्फेक्शन का एक कारण तो है अमीबा। और ये अमीबा हमें मालूम होगा, क्यों याद होगा कि स्कूल में पढ़ा होगा, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जैसे फ्राइड एग जैसे लगता है वो ड्राइंग करने में। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और अपने आप चल पाते हैं, जैसे वो चल सकते हैं, इनके स्यूडोपोडिया है। और ये हमारे एनवायरनमेंट में ये फैला हुआ है। ओके, तो इट्स पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। डॉक्टर, केरला के रिपोर्ट्स में अभी हाल के जो रिपोर्ट्स हमने पढ़े हैं उनमें देखा है कि 19-20 लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं ड्यू टू दिस ब्रेन ईटिंग अमीबा, एंड अभी करंटली अप्रॉक्स 70 to 80 पीपल आर इन्फेक्टेड। तो ये किस एरिया में ये ज़्यादा पनपता है, किस एरिया में रप्चर करता है, कैसे एरिया? जैसे एनवायरनमेंट में गंदे पानी में ये अमीबा है और अगर नाक के अंदर ये पानी अगर इनटेक हो गया, अगर किसी आदमी ने नाक के अंदर पानी को पुश किया या एस्पिरेशन किया या स्विमिंग के टाइम पर अगर बेथिंग के टाइम पर नाक के अंदर पानी आ गए, तो नाक और दिमाग से बहुत कम दूर है, डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, कनेक्शन तो सिर्फ कपल ऑफ मिलीमीटर्स, 2 मिलीमीटर की दूरी है। और अगर अमीबा वो उस गंदे पानी में होगा, अगर हुआ
तो अमीबा ब्रेन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वेरी रेयरली। जैसे हजारों लोग के नाक के अंदर अगर पानी आ गए तो उसमें से शायद एक आदमी को इन्फेक्शन बन जाता है। तो ओके। उसमें ये पैनिक की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो रूट तो बहुत अजीब जैसा रूट रूट है, जो रूट जैसे ब्रेन तक ये ऑर्गेनिज्म कैसे पहुंचता है। नाक के अंदर पानी आता है और पानी एंटर करता है, और पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बरोइंग करके, जैसे हड्डी, वो हल्का सा एक हड्डी है जिसको पार्टीशन कहते हैं, जैसे फेंसिंग कहते हैं, या जैसे वॉल कहते हैं, दो दो कमरे के बीच में जो वॉल होते हैं, दीवार होते जी। हैं, जैसे वो बहुत हल्का सा, बहुत थिन पतला वाला हड्डी रहता है। वो हड्डी का नाम है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। ओके। और ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट पार करने से अमीबा को ब्रेन तक, दिमाग तक पहुंच सकता है। और जब वो अमीबा ब्रेन के अंदर पहुंच गए तो उनको खाने के लिए ब्रेन मिलता है, और बहुत तेजी से वो रिप्रोड्यूस करता है और ब्रेन के अंदर फैल करता है। और अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो मौत हो जाता है। या अगर ये अमीबा ब्रेन के अंदर पहुंच गए तो तेजी से वो फैल जाता है, और अगर ट्रीटमेंट नहीं चला तो मौत हो सकता है। जो ओके। जिसे इसका मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, पब्लिश मोर्टेलिटी 95% से ज्यादा है, लेकिन ओके। अर्ली ट्रीटमेंट करने से इनका मोर्टेलिटी तो 30% के नजदीक है। वन थिंग आई अंडरस्टूड कि इसका इन्फेक्शन रेट जो है वो थोड़ा कम है, मतलब 1000 में से एक को हो रहा है, लेकिन मोर्टेलिटी रेट इसकी काफ़ी हाई है। हाँ, या। ओके। तो और वन थिंग इज डॉक्टर, सॉरी टू इंटरप्ट, नॉर्थ इंडिया में, साउथ में भी काफ़ी जगह भी फ्लड सिचुएशंस हैं। तो फ्लड लाइक सिचुएशंस में वाटर जो है वो कॉन्टामिनेटेड भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, जैसे गाँव विलेजेस में जो किड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिप करते हैं, स्विम करते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में आई थिंक प्रोटेक्टिव रहने की ज़रूरत है। रिस्क, जब जब हम पानी में अगर स्विमिंग करते हैं या नहा करते हैं, इसका रिस्क होता है। जैसे हम स्ट्रीट तो क्रॉस करने से एक्सीडेंट, दुर्घटना का रिस्क तो है ना, वही वही रिस्क है यहाँ। लेकिन जो स्विमिंग करने वालों से मेरा एडवाइस है कि सर को ये पानी के ऊपर रख करके स्विम कर देना। सर को ओके। पानी के नीचे मत, पानी के अंदर नहीं डालने का। डोंट डिप योर हेड इन अंडर वाटर। जैसे बच्चे तो हैं तो हम लोग ये पानी, वी पुट अ हेड अंडर द वाटर, राइट, बट टेल देम नॉट टू डू दैट, सो दैट्स सेफर। तो डॉक्टर, ये तो शुरू में आपने बताया था कि कॉन्टामिनेटेड वाटर जो हो सकता है, बट क्या ये नॉर्मल जो स्विमिंग पूल्स होते हैं जो होटल्स में होते हैं, या अगर कोई स्विमिंग सीख रहा है, नॉर्मल जो स्विमिंग पूल होता है वो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? हर एक स्विमिंग पूल बनाने के लिए एक प्रोटोकॉल रहता है। जैसे एक मकान में फायर का प्रोटोकॉल रहता है ना, हर हाँ मकान जी। में फायर का प्रोटोकॉल है। नो। वो फॉलो करना है, लेकिन जैसे स्विमिंग पूल में भी एक प्रोटोकॉल होता है, और कितने आदमी इसका इस्तेमाल करते हैं, कितने लीटर पानी है, पानी कहाँ से आता है, उसका प्यूरिफिकेशन कितना है, उनका प्यूरिफिकेशन का क्लोरिनेशन प्रोटोकॉल कैसे चलाता है, उसका ऑडिट हो जाता है। वो सब मेंटेन करने से कोई रिस्क नहीं रहता है। लेकिन अगर स्विमिंग पूल में मेंटेनेंस तो कम है, अगर पानी हल्का सा गंदा हो सकता है, तो उसमें अमीबा का प्रेजेंस हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे अमीबे हमारे हमारे आसपास रहते हैं, जिनमें से सिर्फ 2-3 टाइप तरह के अमीबास ही हमारे ब्रेन का इन्फेक्शन कर सकते हैं। ओके। सो बेसिकली ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है, ये इतना इजीली इन्फेक्शन नहीं करता है, लेकिन इन्फेक्शन करता है तो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो पूल में अगर कोई डाइव कर रहा है तो ट्राई करे कि हेड डाउन ना करे, और चेक कर ले कि मेंटेनेंस किस लेवल का है पूल का, राइट। डॉक्टर, एक ठीक क्वेश्चन है। और है आपसे कि ये जो इसके लिए एक तो प्रिकॉशन है कि जो आपने बताया डाइविंग से रिलेटेड या पूल के हाइजीन से रिलेटेड, इसके अलावा कुछ प्रिकॉशन है कि सपोज कि हमने स्विम किया, उसके बाद हम घर आते हैं, तो इज देयर एनी प्रिकॉशन कि वो कुछ करके हम अगर इन बेसिक कंट्रोल, होम रेमेडी टाइप का? या होम रेमेडी का के बारे में बताया करता है कि ये अमीबा जो है तो सिर्फ तालाब या स्विमिंग पूल में नहीं रहते हैं।
तो हमारे वाटर पाइप्स में रहते हैं, हमारे वाटर टैप्स में अमीबा रहते हैं। अमीबा, सिर्फ अमीबा ही नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस रहते हैं। तो सुनने में बहुत घबराहट लगेगा, लेकिन हमारे हमारे हमको ये सोचना चाहिए कि हर दिन करोड़ों लोग पानी से कांटेक्ट रहते हैं, लेकिन सिर्फ 2-3 लोगों को ये इन्फेक्शन बन जाता है। सो इसलिए पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन तो रिस्क बढ़ने वाले कुछ काम नहीं करना है, जैसे मुंह के अंदर पानी डालना। कुछ लोग का ऐसे आदत है, मुंह को वॉश करते हैं, लेकिन देखिए एक बात मैं कहता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुंह नाक का कंस्ट्रक्शन तो किया गया है एयर के सर्कुलेशन के लिए, पानी के नहीं। और पानी को अंदर लेने के लिए दूसरा एक apparatus है, वो हमारा मुंह और थ्रोट और फूड पाइप और स्टमक। नाक इज नॉट फॉर वाटर, द नोज इज नॉट बिल्ट फॉर वाटर। और नाक के अंदर कुछ चेम्बर्स होते हैं, तरह तरह के चेम्बर्स होते हैं, और वो चेम्बर्स के अंदर ये पानी, तो इट कैन लाई स्टैग्नेंट। All the water that goes into the nose does not come out. It may stay in the nose. That is the problem. Okay. जैसे if you take water in your mouth, all of it you can swallow or you can spit it out. Yes. All of it. But अगर मुंह के अंदर पानी गुजर गया तो उसमें से कुछ स्टैग्नेंट हो सकते हैं, बहुत दिनों तक स्टैग्नेंट हो सकते हैं। अगर उसमें ये इन्फेक्शन हो जाता है तो ये ब्रेन इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। एक और सवाल है डॉक्टर, आपने बताया कि ये रिस्क कहीं भी हो सकता है, तो ये जो केसेस हैं मेजरली अभी केरला से ही क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये डायग्नोसिस का प्रोटोकॉल तो अलग सा है। अच्छा। ये केरल का ये प्रोटोकॉल अभी 2-3 सालों से यही है कि अगर कोई ब्रेन इन्फेक्शन का सिम्टम से डॉक्टर के पास आ जाए, सिम्टम्स तो तीनों सिम्टम्स होते हैं ब्रेन इन्फेक्शन का। अर्ली सिम्टम्स मैं कहता हूँ सिर्फ 3 सिम्टम्स, बुखार, सर दर्द और वॉमिटिंग। और ये तीनों सिम्टम्स एक आदमी में एक टाइम पर हो जाए तो जरूर डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करना। हर एक आदमी को ब्रेन इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर ब्रेन इन्फेक्शन है उसको टेस्ट करना है। और वो टेस्ट करने में ये केरल में ये प्रोटोकॉल है, उसको ये ब्रेन का फ्लूइड हमारे स्पाइन से लेते हैं वो नीडल से, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर चेक करते हैं कि अमीबे है कि नहीं। और ये रूटीन से किया जाता है, इसलिए ये डायग्नोसिस किया जाता है। ओके। लेकिन मैं तो 30 साल से डॉक्टर हूँ। मेरे ट्रेनिंग में मैं ये वेट माउंट नहीं किया था। तो वेट माउंट करने से, एडिशनल टेस्टिंग करने से एडिशनल केसेस डायग्नोसिस हो जाता है। तो इसमें से जो लेसन जो है, इफ यू लुक फॉर इट यू विल फाइंड इट, especially if you look for it in the right setting। अगर एक पेशेंट कहते हैं कि मैं स्विमिंग पूल में रोज जाता हूँ या तालाब में नहाता हूँ या मुंह के अंदर पानी डालने वाला आदमी हूँ, तो उनमें से ज्यादा चेक करना है। ओके। तो ऐसे एडिशनल टेस्टिंग करने से ये डायग्नोसिस बन जाता है। और अर्ली डायग्नोसिस का एडवांटेज मैंने बताया कि सर्वाइवल भी ज्यादा है, जैसे आदमी बचने का चांस भी अच्छा है। ओके, अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है, अर्ली ट्रीटमेंट मिलता है, तो सर्वाइवल भी अच्छा है इसका। ठीक है। लाइक इट्स नॉट इतना हजार्डस नहीं है कि अगर हो गया तो डेथ कंपल्सरी, ऐसा नहीं है, राइट? ऐसे नहीं है, क्योंकि अगर आप मेडिकल लिटरेचर आप सर्च किया तो 95 से ज्यादा मोर्टेलिटी आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि ये इनमें से टेस्ट कितने हुए? 50% केस तो पोस्टमार्टम से डायग्नोसिस हुआ है। ओके। पोस्टमार्टम का मतलब है आदमी मर गए। तो ये फेटल केसेस का एनालिसिस से उनको पता चला कि 95% से ज्यादा मोर्टेलिटी है। लेकिन हम ये यहाँ कहते हैं कि अगर आप एक डे 1, डे 2 पहले या दूसरे दिन में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो जाए तो ये 95% मोर्टेलिटी नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी ये सीरियस मामला है, ये इन्फेक्शन सीरियस है, और ब्रेन का इन्फेक्शन कोई हल्का सा मामला नहीं है। डॉक्टर, एक और फीवर होता है, ब्रेन फीवर जिसको कहते हैं, मेनिंजाइटिस आई थिंक। तो वो इससे कितना डिफरेंट है? वो भी फीवर होता है, सिर दर्द होता है उसमें भी, तो कैसे लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अच्छा, ब्रेन को एक कॉलीफ्लावर समझो। ओके। और कॉलीफ्लावर को हम एक प्लास्टिक बैग में मार्केट में ले लिया, तो वो प्लास्टिक बैग को कहते हैं मेनिंजस।
ओके और बैग का इन्फेक्शन है मेनिंजाइटिस, और ये कॉलीफ्लावर का इन्फेक्शन रहते हैं ब्रेन का इन्फेक्शन या एनकेफेलाइटिस। वही फर्क है। ओके एक कवरिंग का इन्फेक्शन है और एक डायरेक्टली ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया। ब्रेन का इन्फेक्शन, ब्रेन का Okay. इन्फेक्शन बहुत सीरियस मामला है। ब्रेन बहुत इज द serious मोस्ट मामला है। इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ Yes. द बॉडी, ह्यूमन सिस्टम, उसके बिना तो कुछ हो ही Yeah, नहीं very सकता है। important. And करेक्ट। you और can't, इसका ट्रीटमेंट भी इतना no इजी नहीं है। replacement, no spare parts, no replacement. तो बेसिकली डॉक्टर आपके कॉन्वर्सेशन से अगर एक इसको रिवाइज कराया जाए सबको, तो ये है कि वाटर बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा जो कांटेक्ट में आते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और अगर उन लोगों को जो अभी रिसेंटली अगर पानी वानी में बहुत डाइव किया है, नहाया है, वाटर रिसोर्सेज के कांटेक्ट में आए हैं, तो उन्हें अगर फीवर होता है, वॉमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। नॉर्मल पैरासीटामोल कांट क्योर इफ इट हैज़ इन्फेक्टेड। तो ये ध्यान रखना होगा। और अगर शुरुआत में ही अगर पकड़ में आ जाता है ये ब्रेन ईटिंग अमीबा डिजीज, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, बचाया भी जा सकता है, राइट? बिल्कुल ठीक। ओके, एनीथिंग एल्स टू ऐड डॉक्टर? डोंट पैनिक। ये कोई ऐसे वो कोविड जैसे बीमारी नहीं है, निपा जैसे बीमारी नहीं है। जो बीमारी का एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इफ यू लुक फॉर इट यू विल फाइंड इट। तो डायग्नोसिस प्रोटोकॉल को अपडेट करना है। ये केरला का एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि शायद एनकेफेलाइटिस के डायग्नोसिस प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट्स होना चाहिए, और वेट माउंट जैसे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने से कुछ और डायग्नोसिस और कुछ और अमीबा के केस हम डायग्नोस कर सकते हैं, और उसका बेनिफिट रहते हैं मरीज का, वो बच सकते हैं। ओके, सो बेसिकली डॉक्टर वांटेड टू से, वो मैं भी कहना चाहूँगी कि केरला गवर्नमेंट ने जो ये प्रोटोकॉल अपनाया है कि अगर ऐसे केसेस आते हैं, ब्रेन दर्द, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बुखार है, तो ये जो ब्रेन ईटिंग एक अमीबा का भी टेस्ट किया जाता है वहाँ पे। तो ऐसा टेस्ट मतलब इंडिया में तो होना ही चाहिए, बाकी सारे स्टेट्स को ये अपनाना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट शुड ऑल्सो लुक इनटू इट। तो ये रहा। और थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत इंसाइटफुल कन्वर्सेशन था। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें, मैं भी आर्टिकल्स पढ़ रही थी, तो इट वाज अ लिटिल डेंजरस फटल फॉर अस कि अरे ये तो दिमाग में कुछ हो रहा है और इंसान ख़त्म हो रहा है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें पता चली, एंड आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन किया। और डॉक्टर का शुरू में मैंने बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, क्योंकि हमें सीधे टॉपिक को जानना था। डॉक्टर ने वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंट्रीज़ में काम किया हुआ है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी जुड़े रहे हैं, कोविड पैंडेमिक के टाइम पे भी कन्वेनर के तौर पे इन्होंने केरला में काम किया है रिसर्च टीम में। तो बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि डॉक्टर खुद एक डॉक्टर हैं, जो कि लाइफ सेविंग गॉड के बाद डॉक्टर को दूसरा स्थान दिया जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इट वॉज वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन, एंड आपसे बात करके सच में बहुत नॉलेज मिला। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज कॉल। थैंक यू ऋषभ, थैंक यू। ओके, और आप सब देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.